हम बात करेंगे घरेलू हिंसा पर कि घरेलू हिंसा का जो केस है इसमें अगर आपके पास अगर नोटिस आए तो आपको क्या करना चाहिए। वीडियो मेरा ये अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। देखा गया है कि जो घरेलू हिंसा का जो केस है इसमें आपकी पत्नी द्वारा सारे रिलीफ मांगे जाते हैं। ये जो प्रोसीडिंग। नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे घरेलू हिंसा पर कि घरेलू हिंसा का जो केस है इसमें अगर आपके पास अगर नोटिस आए तो आपको क्या करना चाहिए। वीडियो मेरा ये अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। देखा गया है कि जो घरेलू हिंसा का जो केस है इसमें आपकी पत्नी द्वारा सारे रिलीफ मांगे जाते हैं। ये जो प्रोसीडिंग है वो सिविल नेचर की है, लेकिन इसकी जो कार्रवाइयां जो चलेंगी वो क्रिमिनल तरीके से चलेंगी। जैसा कि डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शन 28 के तहत में कहा गया है कि सेक्शन 12, सेक्शन 17, सेक्शन 18, सेक्शन 19 और सेक्शन 20 और सेक्शन 22 और सेक्शन 23 की जो कार्रवाई है वो सेक्शन 28 के आधार पर ही चलेंगी। तो अगर आपके पास में अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत में अगर नोटिस आए तो आपको अपना बचाव कैसे करना है। वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास में डोमेस्टिक वायलेंस का नोटिस आ गया और मैंने रिसीव नहीं किया और जब आएगा तब देखा जाएगा। काफी लोग ये सलाह भी देते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, अभी नोटिस मत लो, जब नोटिस आएगा तब देखा जाएगा। तो उस पीरियड में क्या होता है कि जो नोटिस का जो आदेश होता है उसका जो टाइम पीरियड है ना वो 30 दिन का जो होता है वो निकल जाता है अगर हम ऊपरी अदालत में इसको चैलेंज करना चाहें तो। अगर आप लोग संपर्क करना चाहते हैं तो मैंने 500 रुपये 15 मिनट के लिए रखे हुए हैं। और अगर आप लोग अगर डॉक्यूमेंट्स अगर सेंड करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि आपके मैटर में किस तरीके से ये चीज़ें लिखी गई हैं, किस तरीके से आपको फंसाया गया है, तो आप लोग 2,000 रुपये हमारे अकाउंट में डाल सकते हैं और उसकी पे स्लिप जो है ना वो हमें व्हाट्सएप पे जरूर कर दें। ये इसलिए क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस है ना ये बहुत खतरनाक केस होता है सही मायने में देखा जाए, क्योंकि इसमें मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना और आर्थिक प्रताड़ना तो तीनों तरीके की प्रताड़नाएं इसमें आती है। आप शारीरिक प्रताड़ना जो है उसको साबित कर सकते हैं, बोल सकते हैं, मारपीट के संबंध में मेडिकल वगैरह मांग सकते हैं। आर्थिक प्रताड़ना के बारे में भी आप बोल सकते हैं। लेकिन जब मानसिक प्रताड़ना जो होती है, मानसिक प्रताड़ना के अंदर ये जरूरी नहीं है कि आप अगर अपनी पत्नी के साथ में नहीं रह रहे हैं तो उसके साथ में घरेलू हिंसा नहीं हुई है। तो ये तथ्य लिखेगी कि घरेलू हिंसा के तहत में ना वो चीजें भी आती है अगर आपके साथ कभी वो पहले भी रही है और उसने आज अगर अपने केस में लिखा है कि मेरे साथ घरेलू हिंसा कारित हुई थी जिसकी वजह से मैं मानसिक पीड़ित रही हूँ, मानसिक प्रताड़ित रही हूँ। तो मानसिक प्रताड़ना जो है ना वो साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसे केसेस में महिला के जो स्टेटमेंट हैं वो बहुत मायने रखते हैं। तो आपको कैसे अपना बचाव करना है, कैसे आपको कोर्ट में अपनी बात रखनी है, आज इसी के संबंध में आज हम वीडियो बना रहे हैं। मैं जो जानकारियां शेयर करता हूँ वो प्रैक्टिकल आधार पर शेयर करता हूँ। लाख लपेट वाली बातें हमें आती नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो वीडियो हमारा ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर हो ताकि कि लोगों को जानकारियाँ प्राप्त हो और अपना बचाव स्वयं कर सके। मैं नहीं कहता कि मेरी आपको जरूरत पड़े, लेकिन आप स्वयं भी अगर करना चाहते हैं तो स्वयं भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके से आपको अपना बचाव करना है। सबसे पहले आपके खिलाफ में यदि कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस दाखिल किया गया है तो आपको तुरंत डिफेंड करना है। अब कैसे, जैसे सपोज आपकी पत्नी आपके साथ में रही है, 1 महीने रही है, 2 महीने रही है, 2 साल रही है, 6 महीने रही है, 5 साल रही है, जितना भी टाइम आपके साथ में रही है, उसने अगर उसके साथ अगर डोमेस्टिक वायलेंस हुई है तो जैसे वो ससुराल में रह रही है और दिखा रही है कि ससुराल वालों ने मेरे साथ में डोमेस्टिक वायलेंस की, वो बढ़ा चढ़ा कर पूरे परिवार वालों के नाम डोमेस्टिक वायलेंस में डाल देती है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि डोमेस्टिक वायलेंस के संबंध में उसने कितनी बार उसने शिकायतें दी हैं, वहां के संबंधित डीपीओ को क्या शिकायतें दी हैं।
और वो मायके आ जाती है, मायके में आके अपना केस फाइल कर देती है, क्योंकि उसको ये रेमेडी मिली हुई है कानून में कि वो मायके से भी केस कर सकती है। तो अधिकांश महिलाएं जो सोचती हैं कि पति को परेशान करने के लिए, पति परिवार को टॉर्चर करने के लिए अपने मायके से केस लगा दे, वो ज्यादा से ज्यादा दूर तक सोचती है कि सारे लोग आएंगे, परेशान होंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके खिलाफ में जो कंप्लेंट कोर्ट में सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत में जो दाखिल की गई है, उस कंप्लेंट में क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, उस आरोपों के संबंध में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है जहां पे आपका केस चल रहा है, जिस अदालत में, वहां पे ये देखना है कि मजिस्ट्रेट ने सम्मन जारी करने का आदेश किया है, उससे पहले क्या डीपीओ रिपोर्ट को देखा गया है। डीपीओ रिपोर्ट का मतलब ये है कि डीआईआर रिपोर्ट, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, की घरेलू घटना हुई है या नहीं हुई है। तो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि एक पूरी तरीके से एक फॉर्मेट होता है। एक जिले में एक अधिकारी होता है जिसको हम जिला संरक्षण अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर भी बोलते हैं, जो डीएम कार्यालय के अंदर में कार्यरत होते हैं। महिला बाल विकास विभाग जो है उनके अंडर में कार्यरत होते हैं। तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि डोमेस्टिक वायलेंस की यदि कोई कंप्लेंट आती है तो उसमें साफ तौर पर घरेलू घटना के जांच की जाए, उसके बारे में न्यायालय को बताया जाए। लेकिन जैसे ही आपके खिलाफ में केस फाइल होता है तो मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बनती है कि वो पहले डीपीओ रिपोर्ट तलब करे। और डीपीओ रिपोर्ट क्या है कि एक फॉर्मेट के तरीके से भर दिया जाता है और उसमें सारी घटनाएं दिखा दी जाती हैं कि हाँ ये घटना हुई, ये घटना। लेकिन यहाँ पे जैसा कि डोमेस्टिक वायलेंस के केस में ये कहा गया है कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस की रिपोर्ट अगर मंगाई जाती है तो उसको प्रॉपर जांच होनी चाहिए, उसमें पुलिस की सहायता भी लेनी चाहिए। और उस घटना पे जहां वो घटना दिखाई गई है कि ससुराल में मेरे साथ में घरेलू हिंसा हुई है या मायके में हो रही है, तो उस जगह पे जाना चाहिए और वहां पे जाके उसके स्टेटमेंट लेने चाहिए कि कहाँ पे घरेलू घटना हुई है। या फिर ससुराल में कोई घरेलू घटना हुई है तो वहां के संबंधित डीपीओ को रिपोर्ट भेजनी होती है और वहां से आख्या तलब करनी होती है। लेकिन आप तौर पर आपने देखा होगा कि लड़की ने घरेलू घटना जो दिखाई है वो ससुराल की दिखाई है, और मायके में आके वो क्या करती है कि केस फाइल कर देती है। और संबंधित न्यायालय क्या करती है कि वहीं के लोकल डीपीओ के जिस क्षेत्राधिकार में वो केस पड़ा हुआ है, उस क्षेत्राधिकार में वो डीपीओ रिपोर्ट तलब करके प्रतिवादियों को सम्मन भेज देती है। और आमतौर पर मैंने देखा है कि एक तरफ अदालत डीपीओ रिपोर्ट तलब करती है तो दूसरी तरफ सम्मन भेज देती है। तो यहाँ पे क्या है कि सेक्शन 12 के तहत में जो केस फाइल किया गया है उसमें डीपीओ रिपोर्ट देखने के बाद ही मजिस्ट्रेट जो है वो सम्मन भेज सकते हैं, कॉन्ग्नियंस ले सकते हैं। तो आपको सेक्शन 13 के तहत में सम्मन भेजा जाता है। और ये सबसे बड़ा फॉल्ट है। अगर आपके केस में अगर इस तरीके की चीजें अगर हुई हैं कि आपके खिलाफ में कोई सेक्शन 12 का अगर केस फाइल कर दिया गया है तो आप, और आपको सम्मन जारी कर दिया गया हो और डीपीओ रिपोर्ट उसी दिन डीपीओ रिपोर्ट तलब कर दी गई है, तो आप इसको डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शन 29 के तहत में आप अपील भी कर सकते हैं, या फिर 25(2) के तहत में अपनी परिस्थितियों को दिखाते हुए या न्यायालय की जो पत्रावली है उसकी परिस्थितियों को दिखाते हुए उसी कोर्ट में आप दाखिल कर सकते हैं और डिमांड कर सकते हैं कि ये केस खारिज किया जाए। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास डोमेस्टिक वायलेंस का नोटिस आ गया और हम अभी नोटिस नहीं लेंगे, परेशान करेंगे। तो इसमें आपके पास में जो रेमेडी है, जो लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत में जो अ, क्षमा माफी का जो प्रावधान है, वो जरूरी नहीं है कि आपको मिल ही जाए। आपके पास में जैसे ही आपको नोटिस आता है आपको नोटिस लेना चाहिए और अदालत में जाना चाहिए, उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेके उसमें देखना चाहिए कि अदालत ने डीपीओ रिपोर्ट देखने के बाद में ये सम्मन जारी किया है या बाद में किया है या पहले कर दी है। तो ये बहुत बड़ी एक डिफिकल्टी है, क्योंकि जब तक घरेलू घटना जो है उसके बारे में संज्ञान नहीं लिया जाएगा, उस रिपोर्ट पे संज्ञान नहीं लिया जाएगा, तब तक कोई भी मजिस्ट्रेट किसी भी तरीके का एप्लीकेशन के आधार पे संज्ञान नहीं ले जा सकती। दूसरी बात कि जो डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शन 12 के तहत में जो जो वाद दाखिल किया जाता है, ये कंप्लेंट केस नहीं है, ये एक प्रार्थना पत्र है। जैसा कि सीआरपीसी 190 के तहत मजिस्ट्रेट इस पे संज्ञान लेता है और ये प्रार्थना पत्र की तरह ही ये ट्रीट किया जाता है, और मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बनती है कि इसकी जांच सुनिश्चित कराई जाए और जांच के आधार पर ही इसमें सम्मन जारी किए जाए।
लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ जो डीपीओ रिपोर्ट जो होती है वो एक फॉर्मेट में होती है और गलत तरीके से दाखिल करती है। दूसरी चीज, आपने देखा कि रजनीश वर्सेस नेहा का जो एफिडेविट जो आया हुआ है, ये बहुत अच्छी गाइडलाइंस है, इसमें कंटेम्प्ट भी आप कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कुसुम शर्मा वर्सेस नितिन शर्मा, दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट में ही कहा गया है कि अगर कोई पुराना केस है तो उसमें तत्काल प्रभाव से यह एफिडेविट दाखिल किया जाएगा, और जो नए केस आ रहे हैं उनमें ये केस के साथ में यह एफिडेविट लगाना पड़ेगा। तो आपको यह भी देखना है कि मजिस्ट्रेट ने आपको 4 हफ्तों का टाइम दिया है ये दाखिल करने का या नहीं दिया है। यदि मजिस्ट्रेट ने आपकी पत्नी के एफिडेविट दाखिल होने के समय आपको 4 हफ्ते का अगर टाइम नहीं दिया है तो यहाँ पे वो पूरी प्रोसीडिंग जो है वो कंटेम्प्ट हो जाती है। आप इसके खिलाफ में आप सर्टिफाइड कॉपी निकाल के आप ऊपरी अदालत में भी जा सकते हैं। दूसरी चीज कि 28 के तहत में ये जो प्रोसीडिंग है, जो इसकी कार्रवाइयां हैं वो क्रिमिनल हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो सम्मन प्रोसेस जो कोर्ट ने जो अपनाया है वो पुलिस के थ्रू आपको भेजा गया है या फिर डाक के थ्रू भेजा गया है। ऐसी बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो आपको बचा सकती है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है इसमें सेक्शन 17 के तहत में शेयर हाउस होल्ड है, सेक्शन 18 के तहत में प्रोटेक्शन ऑर्डर है, सेक्शन 19 के तहत में राइट्स राइट्स हैं रहने के लिए, और सेक्शन 20 में क्षति है, और सेक्शन 22 में कंपनसेशन है जो आपका डैमेज और लॉस जो हुआ है उसको। तो ये बहुत बड़ा एक ब्लंडर हो जाता है। बहुत सारे इसमें रिलीफ हैं, किसी भी तरीके से रिलीफ मांगा जा सकता है। तो आप इससे थोड़ा सा बचें और इसको लाइटली ना लें। अगर इस तरीके की चीज़ें अगर आपके साथ में हो रही हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करना है, और आपको अगर ड्राफ्टिंग करवानी है, तो आप लोग हमें डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं मेरी मेल आईडी पर और आप लोग संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।